नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी बी सुरजीत चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो आप अभी से जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो है ये क्लासेस चल रही हैं। हम यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करा रहे हैं, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है पैट का, उसमें यूनिट वाइज सिलेबस दिया हुआ है। तो उसी एक एक यूनिट करके जो है उसी हिसाब से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दो सब्जेक्ट पे हम जो है वीडियोस पे लेके आ रहे हैं। अभी हिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का जो मौर्य वंश टॉपिक है, सम्राट अशोक, ये हम आज कवर कराने वाले हैं इस वीडियो में। हम किस तरह से सिलेबस को कराते हैं, पहले तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में फैक्ट होता है, उसके बाद जो है सेकंड कुछ लिस्टिंग्स होती हैं इसमें दी हुई महत्वपूर्ण, उस लिस्टिंग्स को कराते हैं। उसके बाद जो यूपी के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको कवर कराते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर अगर इस टॉपिक से आता है तो इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जो है इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। मैं उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके जो क्लासेस आई हैं वो देख सकते हैं। आज से हमारी डेली पैट के लिए क्लासेस आएंगी। बीच में कुछ दिन गैप हो गया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, ठीक है। तो आज से हमारी कंटिन्यू है तैयारी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मौर्य वंश और सम्राट अशोक आज हम इसमें देखेंगे। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, ये किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसमें मिलता है या किसने किया है? तो ये जस्टिन ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान जो था, इसकी भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने, ये इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया था और इन्होंने जो है गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा और आप जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आप खुद ही समझ जाएंगे कि टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल से अगर आपने पढ़ा है तो आपको इधर उधर तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है इधर उधर पहले देख लेता हूँ, खुद से देख लेता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में भी मैंने 2-3 रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। नेक्स्ट है अभिलेख, जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये किससे प्रमाणित होता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ जो शिलालेख है उससे ये प्रमाणित होता है कि जो ये अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख, कि इससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पे था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ का जो शिलालेख है ये किससे संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक है। तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है? तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। याद रखना, ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र से, लेकिन पुस्तक का नाम यही है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वो शासन के सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट, राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग था वह कौन था? मित्र, ठीक। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट है, वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अशोक ये राजा हैं जिसके अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। बुद्ध के जन्म के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, सारनाथ स्तंभ का। नेक्स्ट है, अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो ये है लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, स्तंभ जो है लौरिया नंदनगढ़ का, ये अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। नेक्स्ट है, गुर्जरा जो लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। तो मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है वहाँ पे ये गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है। इसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है, ठीक है, इसके नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो ये है अनुराधापुर, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है, अपने साम्राज्य के उत्तर
उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया। तो उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक ने किन किन लिपियों का प्रयोग किया? अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी। ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि किन किन लिपियों का अशोक ने उत्तर पश्चिमी भाग में प्रयोग किया था। तो अरामाइक का, ग्रीक का और खरोष्टी का। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये करता है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट है, फाहियान भारत में आया 399 एडी में। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का जो विवरण है ये 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन थे? तो ये अधिकारी हुआ करते थे, समाहर्ता। ये मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन जो तुर्मय था ये कहाँ का राजा था? ये था मिस्र का राजा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। तो ये इतिहासकार हैं फ्लीट। इनके अनुसार जो शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, ये फ्लीट ने कहा है। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ये है ब्राह्मी। ठीक, जो वर्तमान में देवनागरी लिपि प्रचलन में है, इसका जो प्राचीन रूप है वो है ब्राह्मी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ये की थी अशोक ने। और नेक्स्ट है, सांची का स्तूप। तो सांची का जो स्तूप था ये किसने बनवाया था? ये भी अशोक ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट है, बुलंदी बाग। एक मिनट, जो बुलंदी बाग है ये प्राचीन स्थान था। तो ये कहाँ पे था? पाटलिपुत्र का। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थान था। और नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में दंड विधान थे तो ये जो है काफी कठोर थे। कालसी जो है प्रसिद्ध है, ये अशोक का शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। और कालसी किस जगह पे अशोक का शिलालेख पाया गया है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन व्यतीत किए तो श्रवण बेलगोला में इन्होंने व्यक्त किए। साउथ इंडिया में है ये, कर्नाटका में। नेक्स्ट है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है। तो ये शिलालेख 12 है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अशोक ने कहा, मतलब अशोक ने जो है धार्मिक सहिष्णुता के बारे जो सिद्धांत है धार्मिक सहिष्णुता का, इसकी चर्चा की है शिलालेख 12 में। और शिलालेख 13 में किस बात की चर्चा थी? तो कलिंग युद्ध का विवरण था शिलालेख 13 में। तो ये जो हमारे वन लाइनर फैक्ट्स थे वो हो गए। नेक्स्ट इसमें तो गुप्त वंश स्टार्ट हो गया। अब कुछ एक दूसरी बुक है, उससे जो है मैं आपको लिस्टिंग्स करा देता हूँ और कुछ PYQ हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए वो करा देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से हम। जो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से अशोक के शिलालेख थे इनको देख लेते हैं। पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख कौन कौन से थे। तो धौली दीर्घ शिलालेख था, भाब्रू लघु शिलालेख था, बराबर व नागार्जुन गुफा थी। ठीक है, दिल्ली टोपरा ये भी अशोक का शिलालेख था, दिल्ली मेरठ स्तंभ और मानसेहरा। कालसी शिलालेख हमने पढ़ा था, उत्तराखंड में मिला था ये। रोमनदेई जूनागढ़ जो गिरनार में मतलब गुजरात में मिला था। और गिरनार शिलालेख भी यहीं से संबंधित है। सहवाजगढ़ी इलाहाबाद स्तंभ लेख जो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। और फिर मास्की अभिलेख, निगाली सागर और रामपुरवा सारनाथ, ये जो सभी हमने अभिलेख पढ़े ये सभी अशोक के शिलालेख हैं। और आपसे क्वेश्चन ज़्यादा डीप में तो नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि ये शिलालेख मान लो ऐसे पूछ ले कि जो भाब्रू का लघु शिलालेख था ये निम्न में से किससे संबंधित था। हो सकता है वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य दिया हो और स्कंदगुप्त दिया हो, अशोक दिए हो, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय। तो अशोक के जो 14 अभिलेख थे इसमें जो महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें तो इन्होंने सभी दिए हैं। ठीक है, 14 के 14 हैं, सभी को एक्सप्लेन किया है। तो हम देख लेते हैं फटाफट। जो शिलालेख है इधर दिया है, उधर वर्णित विषय दिए हुए हैं। तो पहला जो शिलालेख है, फर्स्ट शिलालेख जो है इसमें क्या दिया है? अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध। ठीक है,
जो अहिंसा पर बल है और पशु बलि की निंदा करना और समारोह पर प्रतिबंध, ये दिया है फर्स्ट शिलालेख में। और जो सेकंड शिलालेख है इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है समाज कल्याण हेतु कार्य करना, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल पांडे सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र ताम्रपर्णी का वर्णन है इसमें। ठीक है, देखिए जो पुत्र लिखा हुआ है ये पाली भाषा में है, तो इसीलिए उसमें पुत्र को पुत्र बोलते थे, मतलब त्रा को ता बोलते थे ऐसे करके, इसीलिए इसमें केरल पुत्र सत्यपुत्र लिखा हुआ है। फिलहाल काम की बात यह है कि पड़ोसी राज्य चोल पांड्य सत्यपुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी आदि का वर्णन जो है दूसरे शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है थर्ड शिलालेख। थर्ड शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन है, तो थर्ड शिलालेख संबंधित है ब्राह्मणों तथा श्रमणों से उदारतापूर्ण व्यवहार करना है। और इसमें राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। मतलब ब्राह्मणों और श्रमणों का के साथ जो है उदारतापूर्ण व्यवहार करो, और राजकीय अधिकारी जो हुआ करते थे उनको निर्देश दिया गया कि हर 5वें वर्ष पे भी जो है दौरे पे जाना चाहिए उनको। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख, यह है चौथा शिलालेख। इसमें क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने की दावा किया गया। चौथे शिलालेख में क्या किया, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई और पशु हत्या को रोके जाने का दावा किया गया। मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है पांचवा। तो पांचवा शिलालेख जो है वो शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा इसमें मिलती है, किसमें, 5वें शिलालेख में। और नेक्स्ट है हमारा छठा शिलालेख। तो छठा शिलालेख में क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा है इसमें। ठीक है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा इसमें दी गई है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा अब अशोक के किस अभिलेख से संबंधित है, तो छठे अभिलेख से। और नेक्स्ट है 7वां अभिलेख। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। ठीक है, और 8वां शिलालेख में है अशोक के धर्म यानी तीर्थ यात्रियों का उल्लेख है। और 9वां शिलालेख जो है उसमें है सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है 9वें शिलालेख में। और 10वें शिलालेख में क्या है, इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। मतलब आप धर्म के मार्ग पे चलो, आप ख्याति जो फर्जी ख्याति है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कराते हैं जो आजकल में आप देख रहे हैं, तो उस चीज़ की इसमें निंदा की गई है, शो ऑफ। आप जो है धर्म के रास्ते पे चलें, यही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो 10वें शिलालेख में ये दिया गया है। और 11वें शिलालेख में क्या है, धर्म के दान को सर्वोत्कृष्ट एवं धम्म की व्याख्या की गई है। मतलब जो अगर आप धर्म का दान कर रहे हैं, मतलब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, शिष्टाचार से रह रहे हैं, तो ये जो है 11वें शिलालेख में इस तरह की बातों का मेंशन है। नेक्स्ट है 12वां शिलालेख। तो 12वां शिलालेख से संबंधित है। ये 12वां शिलालेख जो है वो सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करता है, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव और महिला महामात्रों की नियुक्ति। मतलब 12वें शिलालेख में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सभी प्रकार के विचार, आप जो है कट्टरपंथी हैं, नरमपंथी हैं, सबका वेलकम है। ठीक है, और विभिन्न संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय का अपना एक तरीका है, लेकिन कुल मिला के मानवता जो है उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें इसमें की गई एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति की बात इसमें 12वें शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट है 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन इसमें है। तो 13वां शिलालेख हमने ऊपर भी देखा था वन लाइनर फैक्ट्स में, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट ही थे, लेकिन इसमें जो है कुछ और भी दिए गए हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 14वां शिलालेख और ये अंतिम शिलालेख है, अंतिम अभिलेख। इसमें क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। 14वें शिलालेख में है ये। ठीक है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। अब कुछ अधिकारी हैं, उनके पास क्या विभाग थे उस समय में, उनको देख लेते हैं मौर्यकालीन। ठीक है, तो अधिकारी हैं, इधर उधर विभाग दे रखा है। तो सीता अध्यक्ष जो था वो कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, और जो अकरा अध्यक्ष था, तो कैसे याद रखेंगे, जो सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ था, वो हल जो है किसान चला रहा था और खेत में उनको एक जो गन्ना बोते हैं ना, उसकी कुड़ी जो होती है बनी हुई ऐसे करके, खांचे उसके बन जाते हैं, तो उसमें निकला था एक घड़े में। तो कृषि से संबंधित है सीता अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष और ये खानों से संबंधित है, ये आकार अध्यक्ष। ठीक है, और लक्षणाध्यक्ष, और ये जो है मुद्रा विभाग का प्रधान इसमें दिया है। विभाग का जो है मुद्रा विभाग का प्रधान कौन होता था, लक्षणाध्यक्ष। और शुल्काध्यक्ष, ये व्यापारिक कर का प्रधान होता था, जो व्यापारिक कर वसूलता था यानी शुल्क वसूलता था, वो शुल्काध्यक्ष होता था।
मुद्रा अध्यक्ष कौन होता था? तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। और संस्था अध्यक्ष कौन होता था? तो ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। कौन? संस्था अध्यक्ष। नेक्स्ट कुछ अशोक की उपलब्धियां हैं, तो अशोक की उपलब्धियां हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। अशोक की उपलब्धियां, पहला है उपाधि और इधर दे रखा है स्रोत। तो बुद्ध शाख ये मास्की लघु शिलालेख में पता चलता है। जो उपाधि थी इनकी बुद्ध शाख, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कि पैट का देखो कैसा एग्जाम रहे, इसीलिए जो है हमें थोड़ा तो एडवांस पढ़ना पड़ता ही है। तो अशोक की उपाधियां हैं, तो ये पूछ सकता है कि ये अशोक की कौन कौन सी उपाधियां थी, पहले तो ये पूछ सकता है कि मान लो देवानाम प्रियदर्शी ऑप्शन में दे रखा है, प्रियदर्शी राजा, मगध का राजा, प्रियदर्शी, बुद्ध शाख, या इनमें से कौन सी अशोक की उपाधि नहीं थी, इस तरह से पूछ सकता है आपसे। और पूछ सकता है कि भाई बुद्ध शाख अशोक की उपाधि थी, ये किस स्रोत से पता चलता है? तो ये मास्की लघु शिलालेख से पता चलता है। देवानाम प्रियदर्शी जो है ये रुम्मनदेही शिलालेख से, गिरनार शिलालेख से और निगलवा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ओके, अशोक नाम पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी राजा ये बराबर गुहालेख से पता चलता है। मगध का राजा ये भाब्रू या बैराट जो लघु शिलालेख है उससे पता चलता है मगध का राजा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और प्रियदर्शी ये पता चलता है कंधार बृहद शिलालेख से और दीपवंश से और भाब्रू लेख से। ठीक है। अशोक वर्धन ये विष्णु पुराण से पता चलता है। और अशोक ये पता चलता है मास्की गुर्जरा, उडेगोलम, नेट्यूर, ये सभी लघु शिलालेख हैं, इनसे पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल की मुद्रा। तो मौर्य काल की मुद्रा देख लेते हैं। इस काल में जो है चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 3 प्रकार हुआ करते थे, पर्ण, धरण और कारसारपण। पर्ण, धरण और कारसारपण ये चांदी के सिक्के के 3 प्रकार थे। तांबे के सिक्के होते थे, इनके 2 प्रकार हुआ करते थे, एक तो मासक, दूसरा काकड़ी। ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़े चांदी के सिक्के के 3 प्रकार, तांबे के सिक्के के 2 प्रकार। चांदी के सिक्के के 3 प्रकार पढ़े हमने, पर्ण, धरण और कारसारपण। यही इलाहाबाद में आ रहा है इसमें। और इसमें क्या पढ़ा? मासक और काकड़ी। ठीक। और इसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी और ये अशोक के काल में हुई थी, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, देखो रवा पका करके बताई थी ना, याद है अगर आपने पिछली वीडियोज देखी होंगी। रवा पका करके ये ट्रिक थी, और MSMB करके पिछली वीडियो देखी, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है। बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय हेतु अशोक ने बनवाई। इनमें 4 प्रमुख गुफाएं हैं। एक तो है कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये सभी गुफाएं हैं। और नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको लिखा गया है, और इनको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने का तो फ़ायदा तो होता है, प्रैक्टिस होती है, हमें पता चलता है कि हमारे कुछ फैक्ट्स रिवाइज भी हो रहे हैं, कुछ हमें नहीं भी आते हैं। लेकिन ऑफिशियल जो पेपर लगाने से, ये ऑफिशियल पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसको लगाने का एक और फ़ायदा है, वो ये है कि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने के चांसेस भी हैं। ठीक है। क्योंकि आयोग जो है, जो अपर की जैसे UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर में ये परीक्षा इसी साल जो हुई थी, पिछली साल, उसका क्वेश्चन है, ये एकदम अपडेटेड है, ये जो बुक मैं करा रहा हूँ आपको। और मार्केट में क्या है, आप बुक ऑर्डर करेंगे तो ये यूथ की बुक है वैसे तो, लेकिन मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारी लोकल बुक्स भी आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक जो थे, इसका नाम बताना है, तो ये नाम इनका था चरक। तो चरक जो है वो कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे तथा कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कृत जो चरक संहिता है वो औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मातृचेट,
मात्रचेट, संगरक्ष आदि विद्वान निवास करते थे। तो एक्सप्लेनेशन को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हैं कितने काम की बात इसमें बताई गई है कि कनिष्क की राजसभा में कौन कौन निवास करते थे। तो नागार्जुन, पार्श, वासुमित्र, मात्रचेट और संगरक्ष। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा, आप उसे इग्नोर नहीं करना प्लीज़, उससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्न में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में नगरपालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी, नगर से जो शासन करता था उसके लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख हुआ करता था नागरक, ठीक, अथवा जिसको पुरमुख भी बोलते थे। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। ठीक, और कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये जो प्रथम समिति थी, ये जो है 6 समितियाँ हुआ करती थी। इसमें प्रथम समिति थी वो औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। औद्योगिक कलाएं और कारीगरों का निरीक्षण कौन करती थी? प्रथम समिति। द्वितीय समिति विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंधन करती थी। तृतीय समिति जो हुआ करती थी वो जनगणना का हिसाब रखती थी। चतुर्थ समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। और 5वीं समिति उद्योग समिति थी जो वस्तुओं में मिलावट को देखती थी। ठीक है, तो 5वीं समिति किससे संबंधित थी? मिलावट से। और तृतीय किससे संबंधित थी? जनगणना से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय भी इंपॉर्टेंट है, विदेशी यात्रियों से संबंधित थी। छठी और अंतिम जो समिति हुआ करती थी ये कर समिति थी, जिसका जो काम हुआ करता था वो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना हुआ करता था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन भारत के विवरण करने वाली इंडिका है, इसका लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मेगस्थनीज। पैट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए आप सेकंड शिफ्ट में पैट की पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप इस तरह अगर जो है इस तरह से क्वेश्चंस लगाएंगे, इधर उधर कोचिंग में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको लास्ट के टाइम कराऊंगा। और पहले आप ऑफिशियल पेपर को देखिए और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। PYQ जो मैं इस तरह से करा रहा हूँ ना कि 1 लाइनर फैक्ट्स पहले, फिर लिस्टिंग्स, कितनी बार आपका रिवीजन एक ही वीडियो में हो जाएगा और कितनी बार आपके क्वेश्चंस भी रिपीट होने लगेंगे। ठीक, तो पैट 2021 में क्वेश्चन पूछा है ये, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौर्यकालीन भारत के जो विवरण करने वाली इंडिका है, इसके लेखक थे मेगस्थनीज। विदेशी यात्री हैं यहाँ पे, इनको देख लेते हैं। और विदेशी यात्री भारत में यात्रा का समय उनका और ये रचनाएं उनकी। मेगस्थनीज जो आया था, देखो इसकी ट्रिक है, इसकी जो चाइनीज यात्री हैं उनकी ट्रिक में बातें बताऊंगा, पहले इसे समझ लीजिए। मेगस्थनीज 304 से 299 ईस्वी में आया चंद्रगुप्त के समय, इंडिका इसकी रचना थी। फाहियान आया 399 से 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, और फोकुकी इसकी रचना थी। और ह्वेनसांग आया 630 से 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय, CU की इसकी रचना थी। ठीक है, तो ये हमने देख ली। पहले ऐसे करके याद रखो MFH। ठीक है, MFS याद अगर आप रखोगे तो आपको याद रहेगा। बाकी एक ट्रिक है इसकी, फांसी हुई करके, फांसी हुई, तो ये कैसे याद रखनी है आपको? फा से फायान, सी से संयुग्मन, हा से ह्वेनसांग और ई से इत्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कौन सा है? ये लोअर द्वितीय में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं 14 शिलालेख, इसमें सबसे बड़ा जो शिलालेख है ये 13वां शिलालेख है। ठीक है, इसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, ये देखिए 13वां शिलालेख कितनी बार रिपीट हो गया, तीसरी बार ही इसमें हमने पढ़ लिया। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी तोसली। तो कलिंग जो पूर्वी प्रांत हुआ करता था, अशोक का जो आक्रमण अशोक का जो हुआ था उस समय जो आपने पढ़े हैं महाजनपद, उसमें 16 महाजनपद थे, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो उसी तरह से जो डिवाइडेशन था ना, जैसे कलिंग था तो कलिंग पूर्वी प्रांत था सबसे, और इसकी राजधानी क्या थी? तोसली। और ये राजस्व लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी, और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी
261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की, इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने इसके बाद धम्म की नीति अपनाई थी, बहुत मारकाट हुई, लाखों लाख लोग मारे गए, अशोक हताहत हो गया और उसने धम्म की नीति अपनाई। देवनाम प्रिय नाम का जो मतलब अशोक का नाम था देवनाम प्रिय, ये किसे दिया गया था? तो ये अशोक को दिया गया था, ठीक है। देवनाम प्रिय क्वेश्चन में पूछा गया है, UDA LDA एग्जाम कराता है यूपी एक, उसमें अशोक को उसके रुमनदेही, गिरनार और निगलवा अभिलेखों में देवनाम प्रिय संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इधर उधर गाइड पढ़ते रहते हैं, आप यूनिट देखिए ना, यूनिट सिलेबस से यूनिट उठाइए, उसको टॉपिक डायरेक्ट पढ़िए। कहीं भी यूपी पैट के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेमतलब का पैसा लूटा जा रहा है, आपको मज़ा आ रहा है लुटवाते हुए तो भाई लुटवाइए। बाकी इस तरह से आप यूनिट वाइज अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अशोक को उसके रुमनदेही, गिरनार और निगलवा अभिलेख में देवनाम प्रिय से संबोधित किया गया, और जो भाब्रू अभिलेख है इसमें अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक कहा गया है। तो अशोक का नाम उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। कितने अभिलेखों में? 4 अभिलेखों में। ये अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडेगोलम। जो अशोक का नाम है अशोक, ये 4 अभिलेखों में पता चलता है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडेगोलम, ठीक। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदावन में अशोक का नाम मिलता है। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है इसमें भी अशोक का नाम मिलता है। तो अब ये 5 होगा ना टोटल, 4 ये होगा और 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ये करता है 13वां। ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें ये पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ये कहाँ से मिला है? सारनाथ में। सारनाथ में एक स्तंभ पर था रखा हुआ मिला है, जो कि हमारा अशोक की लाठी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया है। अभी जो सेंट्रल विस्टा बना, नया संसद भवन जो बना है उसमें भी इस तरीके से मतलब जो है 4 शेर हैं उनको दहाड़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये सहवाजगढ़ी में। ये जो है हमने अभी ऊपर बताया था ना कि जो उत्तर पश्चिम के इलाके थे उसमें जो है खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि, इन 3 लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो सहवाजगढ़ी में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बाकी एक्सप्लेनेशन ये है, इस शिलालेख में जो है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। और 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को के द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कामरूप नहीं था। ये क्वेश्चन मतलब सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। व्याख्या पढ़ लोगे, क्वेश्चन इसमें और पूछा गया इस टॉपिक से तो आपका वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा मध्य प्रदेश के गुर्जर अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर अधिकार था। उसने यहाँ अनेक अभिलेख भी बनवाए। कल्हड़ के राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तब उसके राज्य प्रतिनिधि जालौक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया, और कामरूप असम का पुराना नाम है। कामरूप जो है असम का पुराना नाम है, और ये अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था, उनके कब्जे से बाहर था ये, ठीक। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो ये अशोक के शिलालेख से। और बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अशोक का रोमनदेही लघु स्तंभ लेख अन्य सभी अभिलेखों से सर्वथा भिन्न है। इसमें अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का उल्लेख जो है ना करके कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। इसमें ज्ञात होता है कि जिस क्षेत्र में वह स्तंभ स्थापित है वह क्षेत्र लुम्बिनी है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, और वहाँ अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में आकर पूजा की थी, और वहाँ भगवान बुद्ध की जन्म स्थली को पत्थर की विशाल दीवार से घेरवाया था,
और एक स्तंभ स्थापित किया था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त यानी उद्वलिक जो कहते थे, जो करमुक्त गांव होते थे उसको उद्वलिक कहते थे, तो उसका लुम्बिनी गांव को करमुक्त कर दिया था और शस्य यानी जो कृषि कर था उसको घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो ये संबंधित है मौर्य काल से। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया, हालांकि शुंग शासकों ने इसका विस्तार करवाया था। किसने? शुंग शासकों ने। और इसका तोरण द्वार सातवाहन काल में निर्मित करवाया गया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ये अर्धवृत्त कटोरी की आकृति का बना हुआ है। क्वेश्चन 13 है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे, तो ये चेदी वंश से संबंधित थे। कलिंग नरेश जो खारवेल थे ये 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना और 24 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक हो गया। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश जो चेदी राजवंश था इससे संबंधित थे। खारवेल को महाराजा और कलिंगाधिपति कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है, तो ये मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है। हमने ऊपर बताया है सब कुछ इसके बारे में। इंडिका में मेगास्थनीज की जो है भारतीय समाज का वर्णन भी मिलता है और दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापार, शिल्प, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री इन 7 वर्गों में समाज को बांटा था। इस पुस्तक के अंतर्गत ये वर्णन मिलता है और मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। 15 है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक अपने अनुभवों का वर्णन किया है इस पुस्तक में। क्वेश्चन 16 है निम्न में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके, तो शाहगौरा अभिलेख। जो शाहगौरा ताम्रपत्र है, शाहगौरा अभिलेख भी कहते हैं। तो शाहगौरा अभिलेख ऐसे 2 धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके। शाहगौरा कहाँ पे है, तो गोरखपुर में अवस्थित है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो गई, शाहगौरा जो है गोरखपुर में अवस्थित है। मधुबन ताम्रपत्र हर्ष से दामोदरपुर और ताम्रपत्र गुप्त शासक कुमार गुप्त एवं पूना ताम्रपत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से संबंधित है। तो ये जिन शासकों के नाम दे रखे हैं आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो किससे? 13वें शिलालेख से। ये हम पढ़ ही चुके हैं। और बाकी ये जान लीजिए कि अपना जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ इसके 8वें वर्ष में 261 ईस्वी में कलिंग पे आक्रमण किया गया। क्वेश्चन 18 है निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है, तो ये है गुर्जरा में। ठीक है। ये हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से पढ़ दीजिए, बार बार एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी जिससे आपका रिवीजन होता रहे। अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था, तो ये था सांची का स्तंभ। सांची का ही था ना, एक मिनट, सारनाथ का था ना, नहीं, लौरिया नंदनगढ़ वाला हमने ऊपर पढ़ा था ना, लौरिया नंदनगढ़। सारनाथ से तो अशोक का स्तंभ, अशोक की लाट जो है वो मिली है वहाँ से रखी हुई। लौरिया नंदनगढ़ ये सबसे सुरक्षित स्तंभ था, नेपाल में है ये। और सांची का जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है इसकी। इसके शीर्ष पे जो है सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। इसके जो शीर्ष हैं इस पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए, इसके शीर्ष पे जो है सिंह है और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। तो आप देखिए एक्सप्लेनेशन बार बार रिपीट होगी तो आपका रिवीजन भी एक ही वीडियो में हो जाएगा, आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो ये थे प्राकृत भाषा में। भारत में पाए गए प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा के हैं तथा ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी लिपियों में उत्कीर्ण हैं। क्वेश्चन 21 है अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं है बल्कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इससे हमें ये पता चला है कि ये समझिए कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण है। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण कराने की आज्ञा दी और यह झील सुदर्शन झील के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन 22 है किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्धि घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं, तो ये पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट में।
इसमें जो है ये घोषणा की गई थी कि जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरी संतान इस लोक और परलोक में सुख मंगल प्राप्त करे, उसी तरह मैं समस्त जनता के लिए कामना करता हूं। क्वेश्चन 23 है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख जो अभिलेख है वह प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो ये है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आप चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ इसमें खास नहीं है, होगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया है? तो उत्तर पश्चिमी में किया है अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी का। ये क्वेश्चन भी ऊपर रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, ये ऊपर हम बता चुके हैं सारा कुछ। तो 25 देखते हैं, अशोक का निम्न में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं? तो ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के प्राप्त 33 अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो अशोक के शिलालेखों में कुल 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी इनका प्रयोग किया गया है। और अशोक के स्तंभ लेख जो हैं, स्तंभ लेख पूछा है, देखिए 3 तरह के लेख बताए ना इन्होंने, एक तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। तो जो स्तंभ लेख हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, स्तंभ लेख और गुहालेख ये दोनों। बाकी जो शिलालेख हैं ये अन्य लिपियों में भी मिलते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ओके, ये हमने ऊपर बताया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है ये। और मौर्य शासक अशोक का ये स्तंभ जो है मूल रूप से कौशाम्बी में स्थित था। जैसे अकबर के समय याद रखना, ये भी अकबर के समय इलाहाबाद यानी जो प्रयाग हो चुका है इसके किले में स्थापित करवाया गया। अशोक ने इस स्तंभ पर ही गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं महामात हरिचरण के द्वारा संस्कृत भाषा में चंपू शैली में की गई है। अशोक एवं समुद्रगुप्त के अतिरिक्त इस स्तंभ पर जहांगीर एवं बीरबल के भी लेख उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सार्तवाह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं व्यापारियों के काफिले को, ठीक है। और राजुक थे, राजुक कौन हुआ करते थे? तो ये मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे राजुक। राजुक नाम का उल्लेख मिलता है जो मौर्य अशोक के स्तंभ लेख 3 से ज्ञात होता है कि उसने रज्जुक या राजुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनका कार्य जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश देने का मतलब ये सब इसके काम हुआ करते थे। और ये भी याद रखो कि ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्र में दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म प्रचार करते थे, ठीक है। रज्जुक या राजुक जनपद का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जिसमें इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए थे कि इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद था राजुक का। नेक्स्ट है अदेव मात्रक भूमि क्या थी? तो अदेव मात्रक भूमि वह भूमि थी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। और नेक्स्ट है 32, द्रोण एक माप था। आप चाहें तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा इसमें विशेष नहीं है। द्रोण एक माप था तो अनाज के लिए, द्रोण एक माप हुआ करता था अनाज के लिए। द्रोण जो है अनाज मापने की एक इकाई थी और ये अतिरिक्त अनाज मापने का बाट, प्रस्थ, आड़क तथा खारी था। मतलब अगर अतिरिक्त अनाज आप बांट रहे हैं उसके लिए था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार हुआ करता था। और ये शीताध्यक्ष हमने पढ़ा ऊपर, किससे संबंधित था? ये कृषि से, मतलब जो राजकीय भूमि की जो व्यवस्था होती थी उससे संबंधित था शीताध्यक्ष। और राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। ये सिद्धांत उपज का 1/6 भाग होता था। लेकिन ये अशोक जो गए थे वहाँ पे लुम्बनी में गए थे तो वहाँ इन्होंने 1/8 कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ये राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित समाहर्ता हुआ करता था, ठीक है। ये हम देख सकते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो हमने देखा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि थी, ये इसका तात्पर्य है। ये भी है, ये भी वो हो सकता है आपसे कि दूसरी वह जो किसानों के पास थी, ठीक है। और एक तो राजकीय टच में हुआ करती थी, वो भी जो है उसको भी प्रमुख जो होते थे सीता भूमि या सीताध्यक्ष कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? तो ये मौर्य है। तो मौर्यों का जो है विदेशों से भी अच्छे संबंध होते थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में भेजा था और स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। तो ये विदेशी संबंधों के साक्ष्य मिलते हैं। 36 अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। 37 है, निम्न में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो ये था तुसास्प। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? कौन था ये? अशोक का समकालीन सिंघल यानी श्रीलंका को बोलते थे, तो ये था नरेश तिस। ठीक है, नरेश तिस। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंघल भेजा था। यहाँ पे लिखा है कि महेंद्र ने वहाँ के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन करता था? तो सीरिया से। ठीक है, ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी थी, आप चाहें तो इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये था मित्र। तो देखिए, ये 7 अंग थे राज्य के। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें यूपीपीसीएस के भी क्वेश्चन हैं कुछ। स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग और जनपद, बल एवं मित्र। देखिए, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी, जो यूपी में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। 41 अर्थशास्त्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये सही नहीं है। बाकी अन्य तो ये सही है, ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो ये की गई है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी? तो लक्षणाध्यक्ष। 27 अध्यक्षों का विवरण मिलता है इसमें अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन 44 है, कौटिल्य के उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध किससे है? तो ये है गुप्तचर व्यवस्था से। और आप चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ऊपर हम बता चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है 45, यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? ये किया था विलियम जोन्स ने। ओके, क्वेश्चन 46 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये है ब्राह्मी लिपि, ये भी हमने ऊपर बताया है। और 47 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये की थी अशोक ने। ये हमारे जो है टोटल क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे ये हो गए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। आपका इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दी है आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक रहेगा आपको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में कितने हम 4 वीडियोज ला चुके हैं। नेक्स्ट जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो सिलेबस में जो भी यूनिट रहेगी वो आपको कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।